आप सभी को नमस्कार। आपसे मैंने वादा किया था कि एक ट्रेंड एनालिसिस लाऊंगा जिसमें विगत 5 वर्षों के जो हमारा पेपर कैंसिल हुआ है उसको भी इसमें मैंने समाहित किया है, उसको भी इसमें जगह दी है। और विगत 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहे हैं वो किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो पाठ्यक्रम आपका बहुत विस्तृत है, लेकिन प्रश्न जो है वो कुछ सिलेक्टेड पार्ट से ही पूछे जाते हैं, कुछ चिन्हित भाग से ही पूछे जाते हैं। तो उस पर आधारित एक चर्चा के लिए मैंने बोला था और लास्ट में सिर्फ एक प्रश्न पत्र का जो आपका डिस्कशन हुआ था उसके आधार पर मैंने एक ट्रेंड बताया था। आज जो है वो 5 पेपरों के विगत 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र आपके हैं उनके आधार पर एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं। और ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ट्रेंड निकल कर आता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी को फॉलो कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आप इतने टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाते हैं और आपका बेसिक कंप्लीट है, आपने थोड़ा बहुत तैयारी की है, तो आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए सरवाइव कर सकते हैं। प्रीलिम्स की रेस में आप बने रह सकते हो, क्वालिफिकेशन की रेस में, ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, यहीं से सारा हो जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाया जाए कि कहां से ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे जो प्रश्न हैं वो चिन्हित टॉपिक से ही आ रहे हैं, इसके बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न बन रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं। और जब ट्रेंड की बात करते हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा पाठ्यक्रम ही आपको बता दिया जाए, तो वो सिलेक्टेड टॉपिक बताना चाहिए जहां से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनते हैं। और यदि आप उतना करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो 100 का आंकड़ा है वो आप टच कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स के भरोसे आपकी जो नैया है वो पार हो सकती है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रेंड निकल कर आया है उसकी मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास विषय वस्तु के बारे में यहां पे बात हो रही है। सबसे पहले जो चर्चा है वो इतिहास के बारे में हो रही है। और आप जानते हैं आपकी परीक्षा के जो पिलर हैं उनमें इतिहास एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में है। पिलर में इतिहास आपका शामिल है, बिहार राज्य विशेष आपका शामिल है, करंट अफेयर्स आपका शामिल है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आप कह सकते हो जो चौथा महत्वपूर्ण है वो है सामान्य विज्ञान। ये 4 आपके पिलर हैं। यदि आप इन चारों को अच्छे से करके जाते हो तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स की रेस से आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। तो जब भी आप अध्ययन करते हैं, जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं, जब भी आप विषयों को पढ़ते हैं, तो जो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं इनको अनिवार्य रूप से अपनी तैयारी में, अपनी प्रतिदिन की स्टडी में इनको जगह अवश्य देना है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़े, इन टॉपिक के बाहर भी आपको पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा जोर इन्हीं टॉपिक पर आपको देना है। सबसे पहले इतिहास की बात हो रही है और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास आप जानते हो। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी आपको पता है कि आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। और कोई भी पेपर आप उठा के देख लोगे, किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लेते हैं यदि आप, तो यहां से जो प्रश्न हैं वो 16 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 16 से 20 प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम 16 से 20 प्रश्न आपके आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं। प्राचीन भारत से मिनिमम 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मध्यकालीन भारत से भी मिनिमम 4, अधिकतम 5, इसी से भी प्राचीन से भी मिनिमम 4, अधिकतम 5 पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। और जब आप इतिहास पढ़ने बैठते हो तो सबसे ज्यादा फोकस आधुनिक भारत के इतिहास पर रखना है। अब आइए टॉपिक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपके 4 टॉपिक निकल कर यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है बौद्ध जैन, तीसरा है मौर्य काल, और चौथा है दक्षिण भारत के जो शासक रहे हैं विशेष रूप से चोल साम्राज्य से। आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा गया है, अल्टरनेट बर्स पर लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है कि जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, हमें बौद्ध और जैन धर्म को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और जब हम बौद्ध और जैन धर्म को तैयार करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, अन्यथा मैं भी आपको डिटेल दे दूंगा, क्योंकि बौद्ध और जैन के अलावा भी कई सारे भारतीय दर्शन हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये किस दर्शन का है, या इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक कॉमन सा प्रश्न है क्षणिकवाद, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है।
तो जो भी जैन और बौद्ध के अलावा जो भी भारतीय दर्शन हैं उनके बारे में एक वीडियो दे दूंगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी भारतीय दर्शन के हैं। क्योंकि पाश्चात्य दार्शनिक से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपकी परीक्षा में आप कह सकते हो 100% जो दर्शन से एक प्रश्न कभी देखने को मिल जाता है वो आपको देखने को मिलता है भारतीय दार्शनिकों से संबंधित। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध जैन अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, मौर्य काल के बारे में भी पढ़ना है। हालांकि मौर्य काल के बारे में प्रश्न लगातार नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध जैन के बारे में प्रत्येक परीक्षा में आपको प्रश्न मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है चोल साम्राज्य, मतलब दक्षिण भारत के जब शासकों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुखता से आपको चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। आपको पता है 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 प्रश्न तो आपको अनिवार्य रूप से इनमें से मिल जाएंगे। बौद्ध जैन और सिंधु घाटी सभ्यता, इन 3 टॉपिक से 2 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। बाकी 2 प्रश्न के लिए आपको 2-3 टॉपिक और पढ़ लेने हैं, जिनमें मौर्य काल पढ़ लीजिएगा, चोल साम्राज्य पढ़ लीजिएगा। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि गुप्त काल नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फोकस इन पर देना है। और इनके बाद यदि आपको समय मिलता है तो जो भी अन्य टॉपिक हैं उसको भी जाकर देख लेना है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि अन्य टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, गुप्तोत्तर काल आप पढ़ रहे हो, वैदिक काल आप पढ़ रहे हो, इनको छोड़ दे रहे हो, तब आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बात आती है मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत से भी मैंने आपको बताया कि 4 से 5, अधिकतम 5, न्यूनतम 4, कभी कभी 3 भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से कहां से प्रश्न बन रहे हैं? यहां से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं वो मुगल वंश से बन रहे हैं, और मुगल वंश से जो प्रश्न बन रहे हैं वो संगीत, चित्रकला और साहित्य पर आधारित बन रहे हैं। मतलब जब आप मुगल वंश को पढ़ते हो तो शासकों को जब आप पढ़ते हो तो शासकों को पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन फिर संगीत, चित्रकला और साहित्य, मुगल काल की जो विशेषता रही है, इसको भी पढ़ना है। क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुगल काल से संबंधित वो संगीत, चित्रकला और साहित्य पर आधारित पूछे जा रहे हैं। तो मुगल वंश के बारे में खूब अच्छे से पढ़िए, लेकिन संगीत, चित्रकला और साहित्य पर भी ध्यान देने की आप कह सकते हो की आवश्यकता है। इसके बाद बात आती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। तो मेरे नजरों में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये 2 यदि आप अच्छे से देख लेते हो तो मध्यकालीन भारत के प्रश्न आपके निकल जाएंगे। हालांकि अभी बात करते हो तो इसमें आप देखोगे कि मध्यकालीन भारत में कई सारे अन्य टॉपिक भी हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आज उन टॉपिक का जिक्र कर रहा हूं जहां से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें पूरा पाठ्यक्रम नहीं रटना है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये 2 आप मध्यकालीन में देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास से 16 से 20 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अब 16 से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा कहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं? जब आप बात करते हो आधुनिक भारत के इतिहास की, तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को अच्छे से रट जाना है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम को अच्छे से रट जाना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से कहां से पूछा जा रहा है, तो आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक जीवन, साथ ही साथ महात्मा गांधी के आंदोलनों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। तो जब आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ते हो तो कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो भी विषय वस्तु है, ठीक है, महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन हो गया, महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रमुख आंदोलन हो गए, उन सबको अनिवार्य रूप से खूब अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक यहां पे निकल कर आता है सबसे महत्वपूर्ण, वो आता है क्रांतिकारी आंदोलन। तीसरा जो टॉपिक निकल कर आता है महत्वपूर्ण, वो है क्रांतिकारी आंदोलन। और जब क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हो तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तथा भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, और इसी के दौरान इसी समय विशेष में जो विभिन्न संस्थाएं भारत के बाहर स्थापित की गई उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तीसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। और क्योंकि बिहार राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं तो 1857
1857 की क्रांति से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिहार के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। तो जब 1857 की क्रांति आप पढ़ते हो तो जो बिहार से जुड़ा हुआ फैक्ट है उस पर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है, ये 4 प्रमुख टॉपिक हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें इन 4 टॉपिक से और इसमें बंगाल विभाजन को भी यदि जोड़ लेते हो तो इससे आपके 8 से 9 प्रश्न अनिवार्य रूप से देखने को मिलते हैं। इस बार यदि आप देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, अधिवेशनों से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें आगे तो आपको देखने को मिलता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, रेलवे लाइन का आप कह सकते हो भारत में रेलवे लाइन का विस्तार किसके द्वारा किया गया, ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से जो प्रमुख फैक्ट हैं गवर्नर जनरलों से संबंधित वो आपको पता होना चाहिए, तो गवर्नर जनरल को भी देखना है। ठीक है, इसके बाद बात आता है कांग्रेस अधिवेशन हो गया, 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, गवर्नर जनरल गांधी जी हो गए। इसके बाद बात आता है धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, तो धार्मिक सुधार आंदोलन भी पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। लेकिन जब आप यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की बात करते हो तो आपको बिहार के संदर्भ में जो फैक्ट मिलता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बिहार से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। इसलिए जब यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात आप करते हो, पढ़ते हो, तो बिहार से जुड़ा हुआ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर मार्ले मिंटो सुधार हो गया। स्वराज पार्टी का गठन, याद रखिएगा एक विशेष टॉपिक का नाम लिखा है मैंने, स्वराज पार्टी का गठन, और यहां से अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर बात आती है आईएनए और सुभाष चंद्र बोस, तो आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर बात आती है पत्र पत्रिकाओं और लेखकों के बारे में, और जब पत्र पत्रिकाओं और लेखकों के बारे में बात करते हैं तो ये जो पुस्तकें हैं ये मध्यकाल में भी कई सारी पुस्तकें लिखी गई, प्राचीन काल में भी कई सारी पुस्तकें लिखी गई। तो जब पुस्तकों की बात करते हैं ना, तो पूरे इतिहास में जो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जब भी कहीं आप पढ़ते हो पुस्तकों के बारे में, ठीक है, जैसे महाकवि भास, विशाख दत्त की रचना जो है, कालिदास की रचना जो है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाओ आधुनिक भारत में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र संचालित किए गए, तो इनको एक जगह आपको नोट कर लेना है, क्रमवार 1-2 पेज में बनेगा, 25 से 30 महत्वपूर्ण निकल कर आएंगे और उनको बार बार देखना है, वहां से एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके किसके हो गए, आधुनिक भारत के इतिहास के। और आधुनिक भारत के इतिहास में यदि आप इतना कवर करते हो तो निश्चित रूप से आप प्लस में रहोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं से प्रश्न आते हैं, लेकिन हाँ, अधिकांश प्रश्न आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात आती है राज व्यवस्था की। राज व्यवस्था में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन पढ़ लेना है। स्थानीय स्वशासन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में फिर आपको पढ़ना है संसद और राज्य विधानसभा के बारे में, और जब संसद और राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ते हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में अनिवार्य रूप से आप पढ़ेंगे, तो इसको देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार। तो ये कुल मिला के 5 से 6 टॉपिक निकल कर आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, सदन के बारे में, संसद के बारे में पूरा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, राज्य विधानसभा और राज्यपाल के बारे में हो गया। लेकिन केंद्र राज्य संबंध भी पढ़ लेना है और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बारे में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फिर बात आती है सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आप जानते हो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है आपका। ठीक है, और 3 भाग कौन कौन से आते हैं? पहला आता है रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान और फिर जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, कम से कम क्या पढ़ना है? कम से कम मात्रक इकाई, मापक यंत्र, पैमाने, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ये 4 टॉपिक अनिवार्य रूप से पढ़ना है अच्छे से। मात्रक इकाई, ठीक है, मापक यंत्र, पैमाने, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ये अच्छे से पढ़ना है। ये तो हो गया भौतिकी के बारे में। रसायन के बारे में जब बात करते हैं तो परमाणु संरचना, धातु, खनिज, अयस्क, इनके गुणधर्म, गैसों के बारे में पढ़ना है, अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये तो हो गया आपका रसायन विज्ञान का। ठीक है, फिर बात आती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से बात करोगे आप मानव शरीर
क्रिया विधि। और मानव शरीर क्रिया विधि अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, ठीक है। मानव शरीर क्रिया विधि की जब बात करते हो तो अपने आप में ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, क्योंकि इनमें क्या आ जाता है, इनमें पाचन तंत्र, विटामिन, ठीक है, श्वसन, इनमें परिसंचरण, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है रोग और उपचार। अब रोग और उपचार जब आप पढ़ते हो तो विषाणु जनित हो गया, जीवाणु जनित हो गया, बैक्टीरिया जनित हो गया, अन्य परजीवी रोग हो गया, वंशागति रोग हो गया, तो ये सारा आपको पढ़ लेना है। तो कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान में रोग और उपचार, मानव शारीरिक क्रिया विधि, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, विटामिन, पोषण, ये सारे टॉपिक इसी में आ जाते हैं, मानव शारीरिक क्रिया विधि। तो इसको पढ़ना है, साथ ही साथ वर्गिकी और कोशिका को भी पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक मुख्य रूप से, मूल रूप से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इनमें यदि आप बात करोगे तो 3 से 4 टॉपिक यहीं हो जाते हैं, 4 टॉपिक यहाँ हो जाते हैं, तो लगभग 8 से 10 टॉपिक जीव विज्ञान के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बिहार राज्य विशेष में। बिहार राज्य विशेष में क्या पढ़ना है? बिहार राज्य विशेष की जब बात करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस योजनाओं पे करना है। और योजनाओं पे किससे? योजनाओं को जोड़ देना है बजट से, जिनकी बजट में चर्चा हुई है, ठीक है। बजट में जिनकी चर्चा हुई है उन योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है। विद्रोह और आंदोलन जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अपवाह तंत्र से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, अपवाह तंत्र देखना है बिहार का। फिर भौगोलिक परिदृश्य से पूछा जाता है, कहां पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कॉमन सा प्रश्न है, उसको देख लेना है। खनिज, उद्योग, ऊर्जा संसाधन और मृदा, इसके बारे में पढ़ लेना है। यदि आप इतना करते हो, साथ ही साथ जनजातियों को देख लेते हो, तो आपका बिहार राज्य विशेष का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि राज्य व्यवस्था की जब बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, वो मैंने पहले आपको बता दिया कि राज्यपाल आपको पढ़ना है, बिहार राज्य विधानसभा आपको पढ़ना है, तो वहां से वो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई बिहार राज्य विशेष की। अब बिहार राज्य विशेष के बाद फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की बात आती है। अर्थव्यवस्था में यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बोला आपको कि बजट आधारित पूछा जाता है आप में, ठीक है। जैसे राजस्व घाटा के बारे में पूछ लिया, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपसे पूछ लिया, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपसे पूछ लिया। तो यही 3 से 4 टॉपिक हैं, राजस्व घाटा क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, और जो प्रमुख योजनाएं होती हैं। और इकोनॉमिक्स से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यदि बजट अच्छे से तैयार कर लेते हो केंद्र का और राज्य का, तो इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न है वो वहां से आपके निकल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस। अब इसी आधार पर आपको आगे बढ़ना है, इसी आधार पर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, ठीक है। चले, तो आज की जो हमारी चर्चा है ट्रेंड एनालिसिस की, वो यहीं पे समाप्त हुई है। और अब आगे से आप देखोगे कि जो आपको प्रश्न हल कराए जाएंगे वो इसी ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर होंगे, और इसी बेसिस पर हमें आगे बढ़ना होगा। ये ट्रेंड एनालिसिस के टॉपिक कम से कम अनिवार्य रूप से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब भी आप संबंधित विषय का अध्ययन करते हैं तो इन टॉपिक को ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, लेकिन हाँ, इन टॉपिक को ध्यान में रखना है। रही बात करंट अफेयर्स की, रात्रि 11 बजे के सेशन से जुड़े रहें। करंट अफेयर्स में आपका नुकसान नहीं होगा, निश्चित रूप से जो भी प्रश्न होंगे वो आपके हल होंगे। और यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, आपकी परीक्षा के 1 सप्ताह पहले मैं आपको बोलूंगा, आप कोई भी वार्षिक पत्रिका खरीद लीजिएगा, वार्षिकांक खरीद लीजिएगा। यदि आपके प्रश्न वहां से नहीं बनते हैं ना, फिर आप शिकायत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और इस आधार पर अब आपको आगे बढ़ना। ये मेरा अपना व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस आधार पे आगे बढ़ो, लेकिन हाँ, यदि इस आधार पे आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत हुई है, मेहनत लगी है, तो निश्चित रूप से फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक हमें ट्रेंड ना पता हो, कहाँ से पढ़ना है, क्या पूछा जाता है, तो हम गलत दिशा में यदि अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो उससे हमें फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।